हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक आइडिया क्या है, रिजर्व्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज़। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हमने अलग करके रखा है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, उसे हम रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व वो पोर्शन होता है प्रॉफिट का, that portion of profit which is set aside for future use. प्रोविजन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज, एक्सपेक्टेड लॉस या फिर लायबिलिटी के लिए। मतलब प्रोविजन चार्ज होता है, रिजर्व एप्रोप्रिएशन होता है। फ्लो चार्ट समझते, बेसिक डिफरेंस। प्रॉफिट अर्न करा हमने, फिर प्रॉफिट जो अर्न करा उसका रिजर्व बना रहे हैं, मतलब हम उसकी एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, या फिर उसकी प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं यानी एक एक्सपेंस कर रहे हैं, या फिर डिविडेंड दे रहे हैं जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट को 3 तरीक़ों में हम बांट सकते हैं। डिफरेंस करते हैं रिजर्व एंड प्रोविजन के बीच में। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट केप्ट असाइड, जो अर्नड प्रॉफिट है उसको जब हम साइड में रख देते हैं तब उसे रिजर्व बोलते हैं। और प्रोविजन क्या है? अमाउंट सेट असाइड फॉर लॉस और लायबिलिटी। वो पैसा हम साइड में रख रहे हैं प्रॉफिट का फ्यूचर लायबिलिटी के लिए, लॉस के लिए। क्या नेचर है? प्रोविजन एप्रोप्रिएशन है, रिजर्व एप्रोप्रिएशन है, प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट रिक्वायर्ड, जी हाँ, रिजर्व के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है। अगर रिजर्व आपको क्रिएट करना है तो आपके पास प्रॉफिट होना ज़रूरी है। लेकिन प्रोविजन के लिए आपके पास अगर लॉस भी है तब भी आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। क्या पर्पस है? फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ के लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए। और प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं? नोन या फिर एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज़ के लिए। क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर? ये प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करती, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे जो शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स हैं उनको ही बिलोंग करती है। प्रोविजन हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करती है। यहाँ पर हम बेसिकली नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर डिविजिबल प्रॉफिट की बात आएगी तो जो प्रोविजन है वो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करेगी, लेकिन रिजर्व करेंगे रिड्यूस। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कुछ केसेस में, लेकिन प्रोविजन को हम कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ओनर्स के बीच में। ओनरशिप की बात करें तो जो शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोविजन शेयर होल्डर्स के फंड को नहीं बिलोंग करती है। स्टार्ट करते हैं रिजर्व्स के मतलब से। सो लेट्स स्टार्ट विद रिजर्व्स। रिजर्व्स का मीनिंग देखते हैं। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट रिटेन फॉर फ्यूचर नीड्स। वो पोर्शन प्रॉफिट का जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हम रोक कर रख रहे हैं यानी रिटेन करके रख रहे हैं फ्यूचर नीड्स के लिए। तो रिजर्व का मतलब क्या है? प्रॉफिट का वो पोर्शन जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, रिटेन करके रख रहे हैं, किसके लिए? फ्यूचर नीड्स के लिए, राइट। फ्लो चार्ट समझते हैं। क्रिएशन ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट अर्न होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, फिर रिजर्व क्रिएट होता है, फिर वो फ्यूचर नीड्स के लिए या फिर एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब रिजर्व क्रिएट करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सो वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व। फ्लो चार्ट में हमने आपको बताया कि एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट तो आ गया बिजनेस का एक्सपेंशन। दूसरा, आपको ये हर पॉइंट में लिखना है कि फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जब हम रिजर्व क्रिएट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती है। नाउ हाउ इट हैपन्स, लेट मी डिस्कस। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि सीधा रिजर्व क्रिएट करने से हमारी वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ती है, बट इट कैन इनडायरेक्टली इम्प्रूव इट ओवर टाइम। लेकिन समय के साथ ही उसको इम्प्रूव करती है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होती है, इतना हमें पता है। अब क्या होता है जब हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं? जब हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट को रिज़र्व में, तो नो कैश कम्स इन, कोई भी पैसा नहीं आता। नो करंट एसेट इंक्रीजेज इमीडिएटली, सो नो डायरेक्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, राइट। फ्लो चार्ट एक्चुअल इफेक्ट देखते, प्रॉफिट अर्न होता है, रिजर्व क्रिएट करते, कोई इमीडिएट चेंज नहीं आता कैश और एसेट्स में, सो वर्किंग कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आता। फिर कैसे ये इंक्रीज़ करता है वर्किंग कैपिटल को? उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है जब हम प्रॉफिट को रिटेन करते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग एज डिविडेंड या फिर मनी स्टेज इनसाइड, बिजनेस के अंदर ही रहती है, मोर इंटरनल फंड इंक्रीजेस,
जो इंटरनल फंड्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट लाइक कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ती है। सिंपल फ्लो चार्ट देखें, जब हम प्रॉफिट को रिटेन करते हैं, डिविडेंड कम देना पड़ता है, ज़्यादा कैश बिजनेस के अंदर रहता है, तो इसका मतलब करंट एसेट बढ़ता है। सो वर्किंग कैपिटल भी अपने आप इस तरीके से बढ़ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स करे। बिजनेस की एक्सपेंशन में मदद करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करता है। हम इसे फ्यूचर लॉसेस या फिर लाइबिलिटीज़ के लिए बनाते हैं, तो फ्यूचर लॉसेस एंड लाइबिलिटीज़ को कंपीट करने में मदद करता है। हम इस पैसे से हमारे एसेट को भी रिप्लेस कर सकते हैं और हम स्टेबल डिविडेंड भी दे सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड इक्वल डिविडेंड, यूनिफॉर्म डिविडेंड देने की पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या करेक्टरिस्टिक्स है रिजर्व्स के? रिजर्व्स की करेक्टरिस्टिक्स को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना आपके चैप्टर में रिजर्व्स को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स ओनली, रिजर्व्स को हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में से ही बनाते हैं। जब प्रॉफिट्स नहीं होते तब रिजर्व्स भी नहीं बनते हैं। सो ये एप्रोप्रिएशन है, ना कि एक्सपेंस। मतलब हम प्रॉफिट में से बनाते हैं, प्रॉफिट का एक डिस्ट्रीब्यूशन में से बनाते हैं। ये कोई खर्चा नहीं है कि करना ही करना है। शोन ऑन लाइबिलिटी साइड, जो रिजर्व्स है उसे हम लाइबिलिटी साइड के ऊपर शो करते हैं, और ये ओनर्स को बिलोंग करती है। किन्हें बिलोंग करती है? ओनर्स को, क्योंकि प्रॉफिट किसका है? ओनर्स का। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स। तो फ्लो चार्ट समझिए। रिजर्व्स ना एक होते हैं ओपन रिजर्व्स, एक होते हैं सीक्रेट रिजर्व्स। ओपन को हम पब्लिश्ड बोलते हैं, सीक्रेट को हम अनपब्लिश्ड या फिर हिडन बोलते हैं, राइट। फिर जो ओपन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट में से आते हैं, रेवेन्यू रिजर्व जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से आते हैं। कैपिटल रिजर्व से स्टार्ट करते हैं। क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया, बट नॉट फ्रॉम द बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जाम्पल है कैपिटल प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, रीवैल्यूएशन गेन्स। अब बात करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एडवांटेजेस है कैपिटल रिजर्व्स के। राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, जो हमारे कैपिटल रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व्स को यूज़ करके हम कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, राइट। अब राइट ऑफ करने का यहाँ पे मतलब क्या है कि मान लो कोई आपका खर्चा था, कोई आपका नुकसान हो गया, कैपिटल लॉस हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपको 1 करोड़ का लॉस आ गया, तो आपके पास कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ था 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ को कैपिटल रिजर्व का यूज़ करके आप कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो, जिससे आपके बिजनेस का वो नील इफेक्ट हो जाएगा उस लॉस का। आप कैपिटल रिजर्व से बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। बोनस शेयर्स तो होते ही हमेशा कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व में से, है ना। और ये पॉइंट तो आपको हर जगह लिखना है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथनिंग होगी। अब क्या डिसएडवांटेजेस कैपिटल रिजर्व के? नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जर्नली जो कैपिटल रिजर्व होता है इसे हम डिविडेंड नहीं दे सकते, ये प्रॉपरली बिलोंग नहीं करता बिजनेस के ओनर्स को, ये बिजनेस की फर्दर एक्सपेंशन में ही काम आता है। और लिमिटेड यूजेबिलिटी होती है, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट में से बनता है, तो इसके कैपिटल नेचर्स के अकॉर्डिंगली हम इसे यूज़ करते हैं, हम इसे किसी और काम के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स की। रेवेन्यू रिजर्व जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स में से। क्या टाइप्स है रेवेन्यू रिजर्व की? एक होता है जर्नल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जर्नल रिजर्व की बात करें, नो स्पेसिफिक पर्पस। जो जर्नल रिजर्व्स होते हैं ना, उनकी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। ऑल्सो कॉल्ड फ्री रिजर्व्स, इन्हें हम फ्री रिजर्व्स भी बोलते हैं। क्या यूजेस हैं जर्नल रिजर्व्स को? आपको याद होगा, आपने बहुत बड़ी क्रिएट किए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जर्नल रिजर्व करके। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये मदद करता है, जर्नल बिजनेस नीड्स में भी मदद करता है। मीन्स आप डिविडेंड दे सकते हैं और जर्नल बिजनेस नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स की। क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एग्जांपल है जैसे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सो आपको नेम याद करने ज़रूरी है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये क्लास 12th में भी रिवाइज कराए हुए हैं या फिर 11th में करे हुए हैं। सेकेंड है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये आपको 2 याद कर लेने हैं। अब क्या डिफरेंस है जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व का, वो देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन जर्नल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। बात करें इनकी पर्पस की, सो नो स्पेसिफिक पर्पस, इसकी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होती है, इसकी स्पेसिफिक पर्पस होती है। बात करें
फ्लेक्सिबिलिटी की, जर्नल रिजर्व को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर लो फ्लेक्सिबिलिटी है। बात करें यूजेज की, उसके हम कहीं भी यूज़ कर ले सकते हैं यूजेज, और इसकी ओनली डिफाइंड पर्पस में यूजेज होती है। सो ये सिंपल सा हमने डिफरेंस कर लिया रिजर्व, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व का। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दोनों सभी डिफरेंसेस जो हमने करे वो रिवाइज भी करवाऊँगी। उससे पहले करते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज़ कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिजर्व। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है, जो किसके टाइप्स है, जो ओपन रिजर्व्स के टाइप्स हैं, यानी पब्लिश रिजर्व के टाइप्स हैं। बात करें सोर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से बनता है, रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट में से बनता है। बात करते हैं डिविडेंड की, कैपिटल रिजर्व से हम डिविडेंड नहीं दे सकते, रेवेन्यू रिजर्व से हम अलाउ कर सकते हैं डिविडेंड। पर्पस क्या है, कैपिटल रिजर्व की लॉन्ग टर्म पर्पस है और रेवेन्यू रिजर्व की जर्नल बिजनेस यूज़ के लिए है। हम इसको शॉर्ट टर्म भी नहीं बोल सकते, बिजनेस यूज़ के लिए सिर्फ बोल सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व को। और रेवेन्यू रिजर्व आगे दो टाइप्स का होता है, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। अब नेक्स्ट एक हमने टाइप करी थी रिजर्व फंड। सो रिजर्व फंड का मतलब है जब रिजर्व को हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के बाहर में, हमने रिजर्व का पैसा निकाला, प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएट करा और इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया आउटसाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रिजर्व फंड, राइट। अब फ्लो चार्ट समझते हैं, जब रिजर्व क्रिएट होता है, जब उसे बिजनेस के बाहर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट या फिर गिल्ट एज सिक्योरिटीज़, तो वो क्या, गिल्ट एज का मतलब जो बहुत ज़्यादा कम रिस्की होती हैं, तो वो रिजर्व फंड बन जाता है। अब बात करते हैं रिजर्व फंड की क्या एडवांटेजेस हैं। सो ये इंश्योर करता है फंड्स की अवेलेबिलिटी। नाउ हाउ इट इंश्योर्स फंड्स की अवेलेबिलिटी, लेट्स सी। सो रिजर्व फंड्स इंश्योर्स availability of funds because reserve is invested outside the business in liquid and safe securities, वैसी सिक्योरिटीज़ जो काफ़ी लिक्विड है एंड सेफ है, विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी वेन एवर रिक्वायर्ड, जब हमें यूज़ होगा। सिंपल फ्लो चार्ट है, रिजर्व क्रिएट करा, सिक्योरिटीज़ में लगाया, गवर्नमेंट की सेफ सिक्योरिटीज़ में, मनी केप्ट करी सेपरेट फ्रॉम बिजनेस यूज़, कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, तो जो पैसा हमने बाहर लगाया वो कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो सकता है। तो फंड्स हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो फंड्स आर केप्ट सेपरेटली इन्वेस्टेड, नॉट यूज्ड इन डेली बिजनेस, सो सेफ है, ईजी रिलायबिलिटी, क्योंकि लिक्विड है क्योंकि। तो वही है, जब हम पैसे को ना किसी लिक्विड एसेट में लगा देते हैं, तब हमारे पास किसी लिक्विड सिक्योरिटी में लगा देती हैं, तो फंड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास रहती है। यही पॉइंट है यहाँ पर कि इंश्योर फंड्स अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है इम्प्रूव लिक्विडिटी। जब हमारे पास वैसे एसेट्स में पैसा इन्वेस्टेड होगा जहाँ पर हम लिक्विडिटी में बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो ये हमारी लिक्विडिटी को भी इम्प्रूव करता है, राइट। नेक्स्ट है प्रोवाइड फाइनेंशियल सेफ्टी। ये तो पॉइंट आपको हर पॉइंट में लिख ही देना है। नेक्स्ट आता है सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड क्या चीज़ है, रिजर्व फंड कर लिया, आप समझते हैं सिंकिंग फंड क्या चीज़ है। सिंकिंग फंड का मतलब है अ स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड टू रिप्लेस एसेट और रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सिंकिंग फंड की दो पर्पसेस होती हैं, एक ऐसा रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं, ये एक टाइप का रिजर्व ही होता है, रिजर्व फंड भी एक टाइप का रिजर्व ही होता है, बाद में वो रिजर्व फंड बन जाता है। सिंकिंग फंड एक टाइप का रिजर्व ही है जिसे या तो हम एसेट रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर लाइबिलिटीज़ को रीपे करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर मतलब एसेट रिप्लेसमेंट और रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटी मीन्स प्रॉफिट होता है, फिर सिंकिंग फंड क्रिएट होता है, फिर सिंकिंग फंड से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हमें इंटरेस्ट मिलता है, फिर जो फाइनली इन्वेस्टमेंट करी थी उसका जो इन्वेस्टमेंट जो हमने जहाँ पर इन्वेस्ट करी थी उस पैसे को पूरा हम यूज़ करते हैं फाइनल यूज़ के लिए, या तो एसेट रिप्लेस करने के लिए या फिर लोन की रिडम्पशन करने के लिए। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सिंकिंग फंड का, वो देखते हैं। सिंकिंग फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट काफ़ी बड़ा है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। सो जब हम सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं, व्हेन वी क्रिएट सिंकिंग फंड, हम क्या करते हैं, आपको याद होगा जब हम जर्नल रिजर्व क्रिएट करते हैं तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जर्नल रिजर्व करते हैं। तो वही सिंकिंग फंड में भी ऐसे ही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड। और जब सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट करेंगे तब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जिस इन्वेस्टमेंट में करेंगे, मान लो कोई आप शेयर्स बाय करते हो, शेयर्स टू बैंक करते हो ना, वैसे ही आपने किसी इन्वेस्टमेंट में करा और इन्वेस्टमेंट किस टाइप की, सिंकिंग फंड की टाइप की है, जो पैसा सिंकिंग फंड में रखा है उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है। फिर जब यहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला, सो हमें इंटरेस्ट मिला बैंक, अब किस टाइप का
इंटरेस्ट मिला है, किस टाइप के ऊपर, सिंकिंग फंड का के ऊपर इंटरेस्ट मिला ना, तो सिंकिंग फंड क्रेडिट हो जाएगी। जब हम सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट का सेल करेंगे तब होगा बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, राइट। और साथ में टू सिंकिंग फंड भी कर देंगे कि हमारा सिंकिंग फंड भी ख़त्म हो गया है। मैं आपको इस चैप्टर के एंड में सारे डिफरेंसेस रिवाइज़ करवाऊंगी और जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रीज आएंगे वो भी रिवाइज़ करवाऊंगी, क्योंकि अभी ये थोड़ी कम थी, मैंने जो नोट डाउन करी है वो आपको थोड़ी ज़्यादा बताऊंगी। बात करते हैं रिजर्व फंड और सिंकिंग फंड के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या रिजर्व फंड में डिफरेंस है, क्या सिंकिंग फंड में डिफरेंस है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जी हाँ, ये कोई डिफरेंस नहीं हम कह सकते। रिजर्व फंड भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है, सिंकिंग फंड भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है। बात करते हैं क्या पर्पस है। रिजर्व फंड जनरल पर्पस का है, सिंकिंग फंड स्पेसिफिक पर्पस का। स्पेसिफिक पर्पस क्यों? क्योंकि सिंकिंग फंड का पैसा हम एसेट रिप्लेसमेंट या फिर रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। टाइम बाउंड, तो रिजर्व फंड टाइम बाउंड नहीं होता और सिंकिंग फंड टाइम बाउंड होता है। अब टाइम बाउंड कैसे होता है सिंकिंग फंड, वो समझते हैं। सो अ सिंकिंग फंड इज़ क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सिंपल फ्लो चार्ट समझते हैं। टारगेट फिक्स करा हमने कि हम लोन की रीपेमेंट करेंगे 5 सालों के बाद। हर साल हम फिक्स्ड अमाउंट को अलग करके रखते थे, मतलब सिंकिंग फंड क्रिएट करते थे और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते थे, इंटरेस्ट मिल जाता था। सो एट द एंड ऑफ फिक्स्ड टाइम 5 सालों के बाद फंड को हम यूज़ करेंगे, तो जो पर्पस है वो कंप्लीट होगी, तो फंड भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चला है, इट इज़ नॉट इनडेफिनेट लाइक जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व की तरह ये इनडेफिनेट नहीं है, जब मर्जी से यूज़ कर लेंगे, नहीं। इट कॉन्टीन्यूज ओनली टिल द ऑब्जेक्टिव इज़ अचीव्ड। ये तब तक कॉन्टिन्यू करते हैं हम जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होता। सो एग्जाम्पल है, कंपनी वॉन्ट्स टू रीपे 1 लाख डिवेंचर आफ्टर 5 years। एवरी ईयर मनी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, invested earns interest after 5 years, full amount ready, loan repaid and fund ends. That is why it is time bound. So sinking fund is a time bound because it is created for a specific objective to be fulfilled within a fixed period. जो specific objective होता है उसे fixed period के बीच में fulfill करते हैं and उसके बाद उसे बंद कर देते हैं। सो सिंकिंग फंड भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व फंड भी इन्वेस्टमेंट है। रिजर्व फंड का पर्पस जनरल होता है, सिंकिंग फंड का स्पेसिफिक होता है। रिजर्व फंड टाइम बाउंड नहीं होता है, सिंकिंग फंड टाइम बाउंड होता है। अब बात करते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का क्या मतलब है, लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। क्रिएटेड टू मेंटेन स्टेबल डिविडेंड। ये हम क्यों मेंटेन करते हैं, स्टेबल डिविडेंड देने के लिए। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। अवॉइड फ्लक्चुएशन इन डिविडेंड। जो डिविडेंड के बीच में फ्लक्चुएशन आ रही है उसे अवॉइड करने के लिए। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, बिजनेस को स्टेबिलिटी देने के लिए, चाहे वो ओनर्स को हो चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। अब हम बात करेंगे सीक्रेट रिजर्व्स की। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। सो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था रिजर्व 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व्स का मतलब होता है हिडन रिजर्व्स क्रिएटेड बाय अंडरस्टेटिंग एसेट या फिर ओवरस्टेटिंग लायबिलिटीज़। अब रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, रिजर्व्स तो लायबिलिटीज़ क्रिएट करके रिस्क क्रिएट होता है ना, तो या तो हम लायबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं, ओवरस्टेट करते हैं, या फिर हम एसेट्स को अंडरस्टेट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है सीक्रेट रिजर्व के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये कंजर्वेटिज्म के ऊपर बेस्ड होता है। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, यू हैव टू एंटिसिपेट ऑल द फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर प्रॉफिट्स। हम सारे जो फ्यूचर में आने वाले लॉसेस हैं उसके लिए रिजर्व्स बनाकर रख रहे हैं चोरी छुपे, लेकिन हम प्रॉफिट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे। कंजर्वेटिज्म के ऊपर बेस्ड है। अब सीक्रेट रिजर्व का क्या लिमिटेशन है वो देखते हैं। सीक्रेट रिजर्व की वजह से ना हमारी बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है, मतलब लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये रिजर्व आपने क्रिएट करा भी है या नहीं। मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं क्योंकि आपकी जो एसेट्स हैं आपने एसेट्स को कम करा है या फिर आपने लायबिलिटीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब हम फाइनली करेंगे प्रोविजंस को। तो हमने रिजर्व्स में करा था कि प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हम बाहर रिटेन करके रख रहे हैं फ्यूचर नीड्स के लिए। अब प्रोविज़न का मतलब क्या है, अमाउंट सेट असाइड, वो पैसा जो हम बाहर रख रहे हैं, मतलब अलग करके रख रहे हैं
फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस और लाइबिलिटीज़, जो हमारी एक्सपेक्टेड लॉसेस या फिर लाइबिलिटीज़ हैं उनके लिए, राइट। सो फ्लो चार्ट समझते हैं। आपने प्रॉफिट अर्न करा, आपने प्रोविज़न क्रिएट करी, सो हमारा जो प्रोविज़न क्रिएट करके हमने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया। प्रोविज़न बहुत से खर्चों के लिए हम करते हैं, तो डाउटफुल डेट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, राइट। क्या फीचर्स हैं प्रोविजंस के? सो ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है प्रोविज़न? कंजर्वेटिज्म के ऊपर बेस्ड है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होती, ना कि एप्रोप्रिएशन में। ये प्रॉफिट को रिड्यूस करती है, नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करती है। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट समझते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को ना हम एस्टिमेशन के बेस के ऊपर बनाते हैं। हम एस्टिमेट करते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो कितने बैड होंगे। ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट लॉस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन देखते हैं। सो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में क्या है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डायरेक्ट देखते हैं। क्रिएशन जब हम इसे करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर टैक्स। जब पेमेंट करते हैं तब प्रोविज़न फॉर टैक्स टू बैंक। अब क्विक रिवीजन करते हैं। रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स जब हम बनाते हैं इसका मतलब हम प्रॉफिट को सेव करके रख रहे हैं। जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तो हम एक्सपेंस को एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। रिज़र्व फंड का मतलब है जब हम रिज़र्व को बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। सिंकिंग फंड का मतलब है जब हम रिज़र्व को टाइम बाउंड फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं किसी दो पर्पसेस के लिए, फिर चाहे वो हमारा एसेट रिप्लेसमेंट हो, चाहे फिर वो हमारा लायबिलिटी रीपेमेंट हो। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द जर्नल एंट्री ऑफ जर्नल रिजर्व। बहुत सिंपल है, हमने जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बहुत बार बनाया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में 2 जर्नल रिजर्व लिखेंगे, राइट। और फिर जर्नल रिजर्व को जब हम यूज़ करेंगे, जर्नल रिजर्व से मान लो हमने बोनस शेयर्स दिए तो जर्नल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स लिखेंगे। और हमारी कैप्शन क्या होगी, बीइंग बोनस शेयर्स गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर। सॉरी, इट इज़ नॉट कैप्शन, इट इज़ नरेशन। हमारी नरेशन होगी बीइंग बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। 2 एंट्रीज बहुत सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री आएगी फॉर सिंकिंग फंड। तो जब सिंकिंग फंड क्रिएट होगा वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से 2 सिंकिंग फंड हो जाएगा। और जब सिंकिंग फंड को हम इन्वेस्ट करेंगे, मान लो किसी इन्वेस्टमेंट में ले रहे हैं, जब आप खुद सोचो, जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को लेते हो, मान लो शेयर या फिर डिबेंचर्स या डिबेंचर्स टू बैंक, वैसे ही सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका नाम टू बैंक। 2 एंट्रीज होगी। उसके बाद जब उस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा तब बैंक टू सिंकिंग फंड। और वो पैसा किस टाइप का है, सिंकिंग फंड के टाइप का। वो इंटरेस्ट का पैसा भी आप फर्दर 2 कामों में लगाओगे, या तो एसेट रिप्लेसमेंट में या फिर लायबिलिटी रीपेमेंट में। तब बैंक टू सिंकिंग फंड हो जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट को आप बेच दोगे तब बैंक पैसा आएगा और सिंकिंग फंड का पैसा चला जाएगा और सिंकिंग फंड की इन्वेस्टमेंट भी हमारे हाथों से निकल जाएगी क्योंकि हमने बेच दी है। और जब फंड को हम क्लोज करेंगे आफ्टर रिप्लेसिंग, जब मतलब सिंकिंग फंड को हम बंद करेंगे। अब आप देखो, जब हमने सिंकिंग फंड क्रिएट करा था, हमने सिंकिंग फंड को क्रेडिट करा था, और यहाँ पर हम जब हम इन्वेस्टमेंट को बेच रहे तब फिर से हम सिंकिंग फंड को क्रेडिट कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन हमने क्या देखा, जब हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं तो उसे बंद करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है, जब किसी को क्रेडिट करते हैं उसे बंद करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। लेकिन सिंकिंग फंड को दोनों बार क्रेडिट करके कैसे बंद हो सकता है? तो सिंकिंग फंड को डेबिट करना भी तो पड़ेगा ना। तो जब हम सिंकिंग फंड अकाउंट को बंद करेंगे तो सिंकिंग फंड को डेबिट करेंगे। और यहाँ तो अगर हमने एसेट रिप्लेस करा है तो 2 एसेट, या फिर जब हमने लायबिलिटी पे करी है 2 रिजर्व फंड। ये 2 केसेस होंगे हमारे पास, या तो एसेट आएगा या फिर 2 रिजर्व फंड आएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास जर्नल एंट्री है फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हम कैसे क्रिएट करते हैं, वही सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। और जब फंड को हम यूज़ करेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड टू डिविडेंड देने के लिए, और जब डिविडेंड को पे कर देंगे डिविडेंड टू बैंक हो जाएगा हमारे पास, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन के हमारे पास एक ही जर्नल एंट्री है, अभी तक हमने 3-4 रिजर्व्स की ही करी हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से करेंगे टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। और जब
इनकम टैक्स को पे करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बैंक, राइट। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई हैं। जर्नल एंट्रीज हमने कौन कौन सी करी हैं? वी हैव द जर्नल एंट्रीज ऑफ जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व के हमने बाद जर्नल एंट्री करी है सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड के बाद हमने जर्नल एंट्री करी है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड की। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के बाद हमने जर्नल एंट्री करी है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। सिंकिंग फंड की थोड़ी सी नई है, उसको आप एक बार फिर से देख सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से करवा भी देती हूँ सिंकिंग फंड की जर्नल एंट्री। सो जब हम सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड करते हैं। जब हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बाय करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और जब हमारे पास इंटरेस्ट आता है तो वो आता है बैंक टू सिंकिंग फंड। और जब इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जब सिंकिंग फंड को बंद करते हैं, सिंकिंग फंड टू एसेट, जब हमने उस पैसे को एसेट रिप्लेस करने के लिए यूज़ करा है। और सिंकिंग फंड टू रिजर्व फंड, जब हमने उस पैसे को लाइबिलिटी रीपे करने के लिए करा है। नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंसेस अगेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन डिफरेंस ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। सो बात करते हैं मीनिंग से। रिजर्व का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हम कैप्ट करते हैं असाइड, द प्रॉफिट विच इज़ कैप्ट असाइड। प्रोविजन का मतलब होता है अमाउंट सेट असाइड, वो अमाउंट हम बाहर रखते हैं किसी लॉस या फिर किसी लायबिलिटी के लिए। सिंपली फ्यूचर नीड्स के लिए जब हम प्रॉफिट को सेट असाइड करते हैं उसे रिजर्व बोलते हैं। जब अमाउंट सेट असाइड करते हैं फॉर लॉस या फिर लायबिलिटी हुज अमाउंट इज़ नॉट डिटरमाइंड येट, उसे प्रोविजन बोलते हैं। बात करते हैं नेचर की। ये एप्रोप्रिएशन होती है, ये चार्ज होती है। प्रॉफिट रिक्वायरमेंट की क्या ज़रूरत है? सो प्रोविजन में प्रॉफिट होना ज़रूरी है, यहाँ पर नहीं भी हो तो भी हम क्रिएट करते ही करते हैं। क्या पर्पस है? सो पर्पस को आपको मीनिंग में भी लिखना है। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए, यहाँ पर नोन या फिर एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज़ के लिए या फिर लॉसेस के लिए। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो रिज़र्व है वो हमारे प्रॉफिट को नहीं रिड्यूस करता, मैंने सही बोला पहले भी। और जो हमारा प्रोविजन है वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट। सो बेटर आप बेसिस में इम्पैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओनरशिप की ये शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, ये ओनर्स फंड को नहीं बिलोंग करता। सो मीनिंग लिखना है, नेचर लिखनी है, उसके बाद पर्पस लिखनी है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ओनरशिप लिखना है, एंड देन आपको लिखना है कि प्रॉफिट रिक्वायरमेंट क्या है। सो हमारे टोटल 7-8 पॉइंट हमारे बन जाएंगे। नेक्स्ट हम डिफरेंस करेंगे। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज बिटवीन जर्नल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। अब देखते हैं कि जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में क्या डिफरेंस है। दोनों एक टाइप के रिजर्व्स ही हैं। तो जर्नल रिजर्व की बात करते हैं पर्पस से। सो जर्नल रिजर्व की कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होती, इसमें स्पेसिफिक पर्पस होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, जर्नल रिजर्व बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, स्पेसिफिक रिजर्व कम फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हम उसे सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूजेज की बात करें तो इसकी कोई भी यूजेज हम कर सकते हैं, इसकी ओनली डिफाइंड पर्पस होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने कर लिए। पर्पस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, यूजेज क्या है। ठीक है, आप मीनिंग भी कर सकते हो, एग्जांपल भी दे सकते हो, आपके 5 पॉइंट बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। सबसे पहले तो सोर्स इसका देखेंगे, क्या सोर्स है इसका। तो ये कैपिटल प्रॉफिट, ये रेवेन्यू प्रॉफिट। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इज़ नॉट अलाउड, हम कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड नहीं दे सकते। रेवेन्यू रिजर्व से हम डिविडेंड दे सकते हैं, राइट। क्या पर्पस है? सो कैपिटल रिजर्व का पर्पस लॉन्ग टर्म है, जर्नल रिजर्व का पर्पस, रेवेन्यू रिजर्व का पर्पस जर्नल बिजनेस यूज़ है, बिजनेस यूज़ में जस्ट हम करते हैं। वो भी बिजनेस यूज़ में करते हैं लेकिन वो जर्नली डेली बेसिस में नहीं यूज़ करते। तो आप मीनिंग और एग्जांपल ऐड करके भी इसके 5 पॉइंट बना सकते हो। पहले हमने यहाँ पर सोर्स वाला पॉइंट करा है, फिर डिविडेंड देने वाला पॉइंट करना है, डिविडेंड अलाउ कर सकते हैं कि नहीं, फिर पर्पस वाला पॉइंट करा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव रिजर्व फंड एंड सिंकिंग फंड। बात करते हैं
इन्वेस्टमेंट की रिजर्व फंड भी इन्वेस्टमेंट है, सिंकिंग फंड भी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है पर्पस। रिजर्व फंड जनरल पर्पस के लिए और सिंकिंग फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए, दो पर्पसेस होते हैं। टाइम बाउंड होता है स्पेसिफिक सिंकिंग फंड। रिजर्व फंड जो है वो टाइम बाउंड नहीं होता है, उसे आप कितने भी टाइम में यूज़ कर सकते हो। मेरा सिंकिंग फंड को आप जो डेफिनेट पीरियड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मान लो एसेट रिप्लेस करना हो इतने सालों में, या मान लो लाइबिलिटीज़ रीपे करनी हो। सो अभी भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ फीचर्स ऑफ प्रोविजंस। अब प्रोविजंस की क्या फ़ीचर्स हैं उसे करते हैं। सबसे पहले तो एक फ्लो चार्ट देखेंगे जो सारे फीचर्स को बताएगा। सो पहला फीचर है फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अनसर्टेनिटी वाले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा प्रोविज़न होता है उसकी ये करेक्टरिस्टिक ही है सो कॉल्ड कि इसमें फ्यूचर अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है, सेम एज इन द केस ऑफ रिजर्व्स। नेक्स्ट है एस्टिमेट। सो यहाँ पर हम ना एस्टिमेट करते हैं कि इतना हमें लॉस होगा या फिर इतना हमारी लायबिलिटी अराइज होगी, हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होती। नेक्स्ट है प्रोविज़न क्रिएटेड। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर क्या बताया हुआ है, प्रॉपर स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले अनसर्टेनिटी का पता चलेगा, फिर हम एस्टिमेट करेंगे, फिर उसकी प्रोविज़न क्रिएट करेंगे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर क्रिएट करेंगे। अब करते हैं कि क्या की फीचर्स हैं। सो ये जो मैंने पहले आपको बताया ये स्टेप्स थे कि आखिर एक प्रोविज़न क्रिएट कैसे होती है। तो अब बात करते हैं उस प्रोविज़न की क्या फ़ीचर्स हैं। सो बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, ये जो हमारी प्रोविज़न होती है ना, ये हम एस्टिमेशन के बेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट इज़ नॉट नोन, इट इज़ रीजनेबल एस्टिमेट। रीजनेबली हम इसे एस्टिमेट करते हैं बहुत सारे मेथड्स के थ्रू, जैसे परसेंटेज लगाकर, परसेंटेज की रेट पता करने में बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस और लायबिलिटीज़। ये एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड लायबिलिटीज़ के लिए होता है, क्रिएटेड फॉर आइटम्स लाइक बैड डेट्स, टैक्स, डेप्रीसिएशन एक्सेट्रा, हमें ये सब कुछ पता ही है। नेक्स्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोविज़न का जो इसे रिजर्व से डिस्टिंक्ट करता है कि ये प्रॉफिट का चार्ज है ना कि एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये है कि जब हम इसे क्रिएट करते हैं ना, हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जिससे ये हमारे प्रॉफिट को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है क्रिएटेड इवन इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट। सो रिजर्व में तो क्या होता है, हम इसे क्रिएट करते, रिजर्व में तो क्या होता है, जब प्रॉफिट होता है तभी हम क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन प्रोविज़न की एक स्पेशलिटी है कि हम प्रोविज़न तब भी क्रिएट कर सकते हैं इवन इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट। अनलाइक रिजर्व्स, प्रोविजंस आर कंपल्सरी। प्रोविजंस कंपल्सरी होती हैं बिकॉज दीज आर कंपल्सरी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो क्या कहता है दैट वी हैव टू एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेज बट नॉट फ्यूचर प्रॉफिट्स, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सो जिसका मतलब है हम डिविडेंड की तरह इसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट थे फीचर्स ऑफ प्रोविज़न के, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एंड ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट है। जो प्रोविज़न होती है एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होती है। दूसरा हमें पता है प्रोविज़न हम एस्टिमेटेड, वो जो एस्टिमेशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जो एक्सपेक्टेड लॉस या फिर लायबिलिटी उसके लिए करते हैं। तीसरा ये चार्ज होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, हम क्रिएट करते हैं इवन व्हेन देयर इज़ नो प्रॉफिट। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है और प्रोविज़न को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, बात हमारी सेम ही होगी। सिंपल लॉजिक सबसे पहले समझते हैं। अगर कोई प्रोविज़न नहीं होगी इट मीन्स कि ओवर स्टेटेड प्रॉफिट होगा। आपने प्रोविजंस ही नहीं क्रिएट करे, आपने एक्सपेंसेस ही नहीं लिखे हैं। मतलब प्रोविजन एक्सपेंसिस तो होता है, तब डेबिट तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ चढ़ कर दिखाया गया, हमने ओवर स्टेट हुआ है। व्हेन देयर इज़ नो प्रॉफिट इट मीन्स, व्हेन देयर इज़ नो प्रोविजन इट मीन्स दैट अवर प्रॉफिट इज़ ओवर स्टेटेड, जिसकी वजह से रॉन्ग डिसीजन आएगा। सो विद प्रोविजन ट्रू प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी ड्रॉन। सो की इंपॉर्टेंस क्या है, शो ट्रू फेयर प्रॉफिट। ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट शो करता है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट इन्होंने, आप फ्लो चार्ट की वजह से बता सकते हो कि अगर जैसे सी हियर, यहाँ पर देखो कि अगर प्रोविज़न नहीं होगी इट मीन्स प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा, मीन्स रॉन्ग डिसीजन लिया जाएगा। फिर आप दूसरी साइड जैसे लेफ्ट साइड ये लिख दिया, फिर राइट साइड ये लिखो दैट विद प्रॉफिट देयर इज़ ट्रू प्रॉफिट एंड देयरफॉर वी कैन ड्रॉ correct financial position. Then we can explain that flowchart under the first point. Show true and fair profit, prevent overstatement of income. So income को overstate करने से ये रोकता है। Next है covers future losses and liabilities. Future losses and liabilities को cover करता है।
सो ये प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को फ्रॉम सडन शॉक्स। सडन जैसे शॉक्स आ सकते हैं बिजनेस में, उससे ये हमारे बिजनेस को बचाता है। जैसे फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है, टैक्स देने वक्त कोई लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, डेप्रीसिएशन, कई बार एसेट रिप्लेस करना हो तो हमारी डेप्रीसिएशन ड्रॉ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हमारे पास पैसे नहीं है उस एसेट को रिप्लेस करने के, तो उन लाइबिलिटीज़ एंड लॉसेस को कवर करने के लिए बिजनेस प्रोविजंस क्रिएट करता है। तो ये क्या कवर करता है? बिजनेस के लाइबिलिटीज़ एंड लॉसेस को। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये पॉइंट तो आपको हर जगह ही लिख देना है, दैट बिजनेस इज प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस थ्रू प्रोविजंस। नेक्स्ट है फॉलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्पेशली कंजर्वेटिज्म एंड मैचिंग कंसेप्ट। तो ये कंजर्वेटिज्म एंड मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है वी शुड एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेज बट नॉट फ्यूचर प्रॉफिट्स। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है वी शुड मैच द इनकम ऑफ द ईयर हुज एक्सपेंसिस, मीन्स जिस साल के एक्सपेंसिस हैं उसे उसी साल की इनकम के साथ मैच करना चाहिए। मीन्स अगर इस साल हमने एसेट लिया है तो इसी साल उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है improves reliability of accounts. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्यूचर लाइबिलिटीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न क्रिएट करी है। तो अकाउंट्स में एक्सपेंसेस ज़्यादा लिखे गए होंगे, मोर देन सफिशिएंट लिखे गए होंगे, जिससे हम रिलायबल रह सकते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये अवॉइड करता है डिविडेंड फ्रॉम अनरियल प्रॉफिट। क्या अवॉइड करता है कि हम डिविडेंड नहीं देते हैं अनरियल प्रॉफिट में से। इंश्योर ओनली रियल प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं हमारा नेट प्रॉफिट रिड्यूस होता है। जब नेट प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट भी अल्टीमेटली रिड्यूस होता है, जिस वजह से हम अनरियल प्रॉफिट नहीं शो करते और साथ ही साथ अनरियल प्रॉफिट का डिविडेंड भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, एज अ डिविडेंड भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। सो प्रोविजन क्रिएट करने से हम रियल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, देयरफॉर हम प्रोविजन क्रिएट करने से हम रियल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए रियल प्रॉफिट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, अनरियल प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता। सो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स अगेन। इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट है कि ये ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट शो करता है, ये सभी फ्यूचर लॉसेज एंड लायबिलिटीज़ को कवर करने में मदद करता है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हेल्प करता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में मदद करता है, ये ज़्यादा रिलायबल बना देता है अकाउंट्स को, एंड डिविडेंड अनरियल प्रॉफिट से नहीं देते। फिर चाहे आप ये भी लिख सकते हो डिविडेंड इज प्रोवाइडेड ओनली फ्रॉम रियल प्रॉफिट, दैट कैन बी अ मोर सुटेबल हेडिंग फॉर दिस पॉइंट। सो क्विक रिवीजन करते हैं। प्रोविजन इज एन एंटी एस्टिमेटेड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मेड टू कवर एक्सपेक्टेड लॉसेज और लायबिलिटीज़। अब प्रोविजन क्या है? प्रोविजन एक एस्टिमेटेड चीज़ है, हमने एस्टिमेट करी है, राइट। और एस्टिमेटेड क्या चीज़ है? एस्टिमेटेड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मेड टू कवर एक्सपेक्टेड लॉसेज, जो एक्सपेक्ट करें हमने लॉसेज एंड लायबिलिटीज़ को, इंश्योरिंग ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ बिजनेस, जिससे हमारे बिजनेस की सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पोजीशन पता चल सकती है। इंश्योरिंग ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो विद दिस हमारा ये डिफरेंस कह रही हूँ, विद दिस हमने फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजंस कर लिए हैं, विच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन का टॉपिक है सबसे मेन। क्या डिफरेंस है बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? बेसिक आइडिया सबसे पहले देखते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को हम जब प्रैक्टिकली करते हैं हम SLM बोलते हैं, मीन्स सेम डेप्रीसिएशन हर साल चलती रहती है। एंड रिड्यूसिंग बैलेंस को मैं लिखती हूँ WDB, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, DBM। डेप्रीसिएशन डिक्रीज़ होती है हर साल, ठीक है, ये हमारा बेसिक मेथड है, उसमें सेम अमाउंट चलती रहती है। और यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो कम होता रहता है। सो SLM में क्या होता है, कॉस्ट के ऊपर हम इक्वल डेप्रीसिएशन हर साल लगाते रहते हैं, और RBM में क्या होता है, कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते हैं जिससे वैल्यू रिड्यूस होती है और इस वजह से हमारी डेप्रीसिएशन हर साल डिक्रीज़ होती रहती है। अब डिटेल्ड डिफरेंस देखते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। सो डेप्रीसिएशन अमाउंट सबसे पहले देखो, SLM में फिक्स्ड रहती है डेप्रीसिएशन की अमाउंट और डिमिनिशिंग में डिक्रीज़ करती रहती है हर साल। कैलकुलेशन बेस क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हम निकालते हैं और उसके ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर हम निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है, सिंपली डेप्रीसिएशन निकालने का जितनी कॉस्ट चाहिए, जितनी स्क्रॉप वैल्यू है वो माइनस कर दो, इसमें से कॉस्ट वैल्यू में से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ यूज़फुल लाइफ जितनी हमने एस्टिमेट करी है, और उसमें क्या है बुक वैल्यू जो है उसके ऊपर परसेंटेज लगाओ। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लेना। नेक्स्ट एसेट की वैल्यू,
जो एसेट की वैल्यू है रिड्यूस इवनली, हर साल सेम अमाउंट से रिड्यूस होती है। रिड्यूस रैपिडली इन बिगनिंग, यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत गिरती है, बाद में थोड़ी कम गिरने लग जाती है, मीन्स डिक्रीजिंग रेट में गिरने लग जाती है। क्या सूटेबिलिटी है? एसेट्स विद इक्वल यूटिलिटी, जब एसेट्स की इक्वल यूटिलिटी होती है, मीन्स हर साल सेम अमाउंट की हम यूज़ कर रहे हैं उसको। मान लो हमारे पास एक पेपर कटिंग मशीन है, हर साल मान लो हम सेम अमाउंट की पेपर्स कट कर रहे हैं, तो उसकी डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। वेयर एज जो हमारा WDV है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए सूटेबल है? एसेट्स विद हायर इनिशियल एफिशिएंसी। अब मान लो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसकी स्टार्टिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, बाद में उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल प्रिपेयर करने वाली कोई मशीन हो, वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी वायर्स क्रिएट करेगी, लेकिन बाद में थोड़ी उसकी वायर्स की क्वालिटी कम हो जाएगी। सो उस केस में हम दूसरी डेप्रिसिएशन लगाते हैं, स्टार्टिंग ईयर्स में ज़्यादा होती है, बाद वाले ईयर्स में कम हो जाती है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं रहती। एग्जाम्पल है फर्नीचर या फिर बिल्डिंग के ऊपर हम लगाते हैं SLM, मशीनरी और व्हीकल्स के ऊपर हम लगाते हैं WDV। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? XLM हमारा सिंपल होता है, WDV स्लाइटली कम्प्लेक्स होता है। टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? फुली रिटर्न ऑफ, पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हो जाती है हमारी, तो वो होती है टोटल डेप्रिसिएशन, और वहाँ पर नेवर रीच ज़ीरो एग्जैक्टली। तो यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब हमारा एसेट हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हर साल जब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मान लो 10,000 का है, एक साल में 1,000 की डेप्रिसिएशन लगी, फिर ऐसे 10 सालों में करते करते मान लो हमारा SLM में पूरा ज़ीरो आ गया, मीन्स हमारे एसेट की अमाउंट ज़ीरो हो गई हर साल यूज़ करते करते। इसका मतलब है कि फुली राइट ऑफ हो जाता है हमारा एसेट हमारा फुली राइट ऑफ होता है, तो वही हमारी टोटल डेप्रिसिएशन होती है जो हर साल लगाते हैं। और यहाँ पर जो एसेट की अमाउंट है वो कभी नहीं रीच करती ज़ीरो पे, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट चलती रहती है। वहाँ पर SLM में कोई ना कोई ऐसा केस आता है जिस केस में हमारी डेप्रिसिएशन ज़ीरो होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी डेप्रिसिएशन कभी ज़ीरो नहीं होती है। अब चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हैं विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो व्हेन अ कंपनी चेंजेस डेप्रिसिएशन मेथड एंड अप्लाइज इट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज़ कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जब कंपनी अपना कोई मेथड चेंज करती है, मान लो SLM से WDV या WDV से SLM, और वो कहती है कि इसका इफेक्ट मैं पिछले कुछ सालों में भी डालूंगी, तो उसे हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले ओल्ड मेथड यूज़ किया जाता है, फिर न्यू मेथड अडॉप्ट कर लिया जाता है, फिर हम रीकैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन बिगिनिंग से। दोनों मेथड्स में हम कंपेयर करते हैं ओल्ड डेप्रिसिएशन को और न्यू डेप्रिसिएशन को, और जो डिफरेंस आता है उसे करंट ईयर में एडजस्ट करते हैं। सो स्टेप्स देखते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डेप्रिसिएशन यूजिंग ओल्ड मेथड, फिर हम रीकैलकुलेट करते हैं उस डेप्रिसिएशन को न्यू मेथड से स्टार्टिंग से ही, और फिर डिफरेंस देखते हैं। अगर तो न्यू ज़्यादा होगी ओल्ड से तो इट मीन्स एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, अगर ओल्ड ज़्यादा होगी न्यू से इट मीन्स कम डेप्रिसिएशन। इसका आपको मेथड बताती हूँ। मान लो हमारी जो ओल्ड डेप्रिसिएशन वो ज़्यादा है न्यू से, सिंपली आप देखो कि पहले डेप्रिसिएशन ज़्यादा थी, अब डेप्रिसिएशन कम है, तो डेप्रिसिएशन कम करनी है। डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तब डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन को कम करना तो हम डेप्रिसिएशन को टू डेप्रिसिएशन करेंगे एंड ऊपर एसेट लिख देंगे। हम क्या करेंगे, एसेट टू डेप कर देंगे अपने दिमाग में। और हमें इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी, वी हैव टू मेक इट जर्नल एंट्री लाइक एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एंड यही उल्टा चलेगा। मान लो अगर ओल्ड वाली हमारी कम है न्यू वाले से, मैं आपको वीडियो फॉर्म में बताती हूँ इसे। जैसे देखो यहाँ पर हमारी ओल्ड वाली कम होगी न्यू वाली से, सो हम क्या करेंगे, न्यू वाली ज़्यादा मतलब नई वाली बढ़ानी है, डेप्रिसिएशन जब बढ़ानी है हम डेप्रिसिएशन जब क्रिएट करते हैं, सेम वही चीज़ है तो हम डेबिट करते हैं। हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन टू एसेट कर देंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जगह हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू एसेट, एंड वही चीज़ यहाँ पर उल्टा कर देना है। फिर आती है एडजस्टमेंट एंट्री। वी हैव टू एडजस्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब टाइप ऑफ एडजस्टमेंट देखते हैं। जब न्यू डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी मैंने आपको बता दिया है, जब ओल्ड डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी भी मैंने आपको बता दिया है। सो अंडर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डेप्रिसिएशन इज रीकैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज using the new method and the difference is adjusted in the current year's profit and loss adjustment account. Important note है हमारे पास, it affects past years indirectly but adjustment is done only in the current year. SLM equal depreciation रखता है, RBM decreasing depreciation रखता है। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज में क्या होता है, हम रीकैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन को बिगिनिंग से एंड डिफरेंस को एडजस्ट कर लेते हैं। फटाफट से डिफरेंस के पॉइंट रिवाइज करते हैं एंड
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डिफरेंस फटाफट देखते हैं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल फिक्स रहती है, हर साल डिक्रीज होती रहती है। कैलकुलेशन हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर करते हैं, यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर करते हैं। फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू यूजफुल लाइफ, वहाँ पर परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू। एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती रहती है इवनली, यहाँ पर एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है रैपिडली इन द बिगनिंग। सूटेबिलिटी है यहाँ पर इक्वल यूटिलिटी वाले एसेट्स के लिए, जैसे फिक्स्ड, जैसे फर्नीचर हो गया, और जो एसेट्स विद हायर इनिशियल एफिशिएंसी उनके लिए SLM WDV बेटर है। जैसे मशीन्स हो गए, एग्जांपल्स है फर्नीचर, बिल्डिंग, वहाँ पे मशीन्स, व्हीकल्स। कंप्लेक्सिटी ये सिंपल होता है, स्लाइटली कम्प्लेक्स होता है। ये फुली राइट ऑफ कर देता है हमारी डेप्रिसिएशन को। मीन्स डेप्रिसिएशन एक साल ऐसा आता है कि जब जीरो हो जाती है, वहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं चांस आता कि हमारी डेप्रिसिएशन जीरो हो। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द रिवीजन ऑफ बोथ द चैप्टर्स डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन एंड रिजर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।